देखो, कल हमने बात की थी कि स्टार्टिंग से इस एग्जाम के लिए एज कैसे लेना, आगे कैसे पढ़ना। बाकी सब लोग भी पढ़ रहे हैं, अपन भी पढ़ रहे हैं, तो अपन को क्या है कि बाकी लोग जो करेंगे उससे 1 यूनिट एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी चीज, अपन को क्या करना पड़ेगा कि पढ़ाई तो सब लोग कर रहे हैं, लाइब्रेरी में आप देखोगे 12-12 घंटे लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कुछ कुछ ना कुछ तो ग्रॉस एरर कर रहे होंगे, कोई बड़ी कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज होगी जो उनको पता नहीं है। वो चीज क्या है कि उनकी पढ़ाई सही ट्रैक पे नहीं है। जैसा हमने कल डिस्कस किया था कि इस चीज को सही करने के लिए कि आप तैयारी के दौरान जो है, जो पाथ जो है उस पाथ से कहीं डी ट्रैक ना हो जाओ, उसका एक जो है अपने पास में क्या है, एक रामबाण इलाज। वो क्या है कि आपको क्या होना चाहिए, सिलेबस जो है वो रटा हुआ कैसे होना चाहिए कि आपके दिमाग में, मस्तिष्क में होना चाहिए कि आज जो है, अभी जो चीज पढ़ रहे हैं वो इकोनॉमिक्स के जीएस मेंस के फर्स्ट पेपर के अंदर इकोनॉमिक्स की कौन सी यूनिट है, थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, इंडियन इकोनॉमिक्स। पेपर कौन सा है, पेपर है 1। इसमें क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले है इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री से रिलेटेड। इंडस्ट्री से रिलेटेड सबसे पहली चीज कौन सी पूछ सकते हैं, पॉलिसी के बारे में पूछ सकते हैं। भारत में इंडस्ट्री से रिलेटेड सरकार कोई पॉलिसी वगैरह बनाती होगी, उससे रिलेटेड आप सवाल पूछ सकते हैं। कैसे कैसे सवाल पूछ सकते हैं, 1948 की पॉलिसी के बारे में बताओ, 1956 की पॉलिसी के बारे में बताओ। आपसे सीधा पूछ सकते हैं कि आपसे सीधा पूछ सकते हैं कि 1991 की पॉलिसी या एलपीजी रिफॉर्म्स जो है उनके बारे में बताओ। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि पोस्ट एलपीजी भारत में इंडस्ट्रियल सुधार कौन से किए गए, यानी कि एलपीजी सुधार तो हो गए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, जब भारत के अंदर उदारीकरण हुआ है, ठीक है, और जब ग्लोबलाइजेशन आया तो उसके बाद में क्या क्या किया गया, यानी इन पिछले 10-20 सालों में क्या क्या किया, तो आपको पता होना चाहिए। कौन सी पॉलिसी जो है उसके आपके तीन चार पॉइंट्स जो है ना आपको याद होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पीवाईक्यू देखोगे, तब आप उसमें देखोगे कि 5 ईयर प्लान के बारे में जो है क्या दे रखा है। 5 ईयर प्लान के बारे में जैसे पिछली बार पूछ लिया था, हेरल्ड डोमर मॉडल के बारे में पूछा था ना, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होनी चाहिए, बेसिक बेसिक आप समझ जाओ। जैसे फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में आप देखोगे तो उसके अंदर देखोगे कि आप जो है कि षणमुखम शेट्टी के टाइम में जो है ये पॉलिसी लेके आए थे। ठीक है, क्या क्या किया था। सेकंड के अंदर जो है आप देखोगे कि मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल जो है वो किस प्रकार से प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, लाइसेंसिंग जो है वो किस तरीके से लेके आए हैं। 1991 के जो रिफॉर्म जो है उनकी विशेषता क्या है। एक ये तो हो गए बड़े बड़े रिफॉर्म्स, कौन से 1948, 1956 और 1990, तीन तो ये बड़ी। ठीक है, इनके बीच में आगे पीछे क्या छोटे छोटे और भी आते हैं। जैसे भारत में पहली बार जब जनता गवर्नमेंट आई थी 1977 में, ठीक है, तब वो भी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आई थी, स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया गया था। ठीक है, और 1977 की पॉलिसी होगी, 91 की पॉलिसी, तो मोटा मोटा पॉलिसीज के बारे में आपसे सवाल पूछ सकते हैं। तो आप उसको कैसे तैयार करोगे, तैयार करने का तरीका मैंने कल बताया था, दोबारा बता देता हूँ। क्या करना है, A4 शीट लेनी है, ये जैसे पेज है, जैसे ये पेज हो गया A4 शीट, इसके आगे और पीछे आपको ये टॉपिक जो है पूरा आपका लिखा हुआ होना चाहिए कि भारत में पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी ये थी, सेकंड ये थी, उसकी विशेषताएं क्या, आपको रटा हुआ होना चाहिए। आपको पिक्चर मेमोरी जो है आपके माइंड में क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा ना तो आपके नोट्स में फलाना फलाना जगह दे रखा है, बॉक्स बना के कुछ लिखा हुआ है। आई बात समझ में। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी का चैप्टर आपको सही ढंग से प्रिपेयर करना। फिर क्या है, इंडस्ट्री से रिलेटेड रिफॉर्म्स, सरकार कोई रिफॉर्म्स लेके आई कि नहीं लेके आई, सरकार की नई कोई बजट के अंदर या इकोनॉमिक सर्वे के अंदर सरकार की कोई स्कीम है या नहीं है, तो वो आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, जब भी इकोनॉमिक की तैयारी करोगे तो बेस मटेरियल तो पढ़ना ही पढ़ना है। बेस मटेरियल कितना है, 30%। बाकी 70% क्या है, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे और भारत का बजट। ये आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप बजट याद करना स्टार्ट कर दो, वो आपकी स्मार्टनेस तय करेगी कि आपको जो है उस बजट में से काम काम की चीजें कैसे निकालनी। आई बात समझ। सेकंड पॉइंट डाल दे किसको, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये हो गया सेकंड पॉइंट। इसके बारे में आपने नाम सुन रखा होगा, शॉर्ट में इनको क्या बोलते हैं, एलपीजी रिफॉर्म्स बोलते हैं। क्या है एलपीजी रिफॉर्म्स, तो आपको ये मोटा मोटा पता होना चाहिए। भारत के अंदर एलपीजी रिफॉर्म्स क्यों लाए गए। ठीक है भाई, कोई सुधार लेके आ रहे हैं, कुछ ना कुछ भारत की इकोनॉमी में कमी होगी तभी लेके आए हैं।
तो आपको जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पहले आप समझोगे उस चीज को, फिर उसके बारे में क्या फैक्ट याद करोगे। कभी भी डायरेक्ट जंप नहीं करना है कि हमें कौन सा फैक्ट याद है या नहीं याद है, ठीक है। तो एलपीजी के बारे में बताओ कि आपको क्या पता है एलपीजी के बारे में। एलपीजी रिफॉर्म्स क्या चीज है, क्यों लाए गए एलपीजी रिफॉर्म्स, आप बताओ। नाम सुना है आपने, पहले आरएस की परीक्षा दी है। हाँ, एलपीजी भारत में क्यों लाए गए एलपीजी रिफॉर्म्स। सॉरी, नहीं आपने पहले आरएस की परीक्षा दी है। अच्छा, फर्स्ट टाइम है। भारत के अंदर जो है इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था, आर्थिक संकट आ गया था। आर्थिक संकट जो आपने भी दिया आरएस की परीक्षा पहले, आपने सुना है, आप बताओ। हम्म, ठीक है, ये एक कारण हो गया। भाई अपन अपनी कोई सहायता कर रहा है, ठीक है, अपन संकट में आ गए। 1989 में संकट में क्यों आए, तो है ना। तो ये सारी चीजें है ना, जैसे आप एलपीजी रिफॉर्म्स पढ़ोगे तो आप इसमें कारण पढ़ोगे कि भारत के ऊपर जो आर्थिक संकट आ गया था। आर्थिक संकट में क्या आया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ गया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट समझते हो, भुगतान संतुलन बोलते, ठीक है। भारत के पास में बहुत लिमिटेड डॉलर्स जो है बच गए थे। बाहर से जो सामान जो आता है आयात करने के लिए भारत के पास में पैसा नहीं बचा था। भारत का राजकोष अभी, जैसे आपने सुना होगा फिस्कल डेफिसिट जिसको बोलते हैं ना, फिस्कल डेफिसिट जो है कितना होना चाहिए, 3% के आसपास होना चाहिए। उस टाइम कितना हो गया था, 8.5% के आसपास हो गया था। तो भारत ने अंधाधुंध कर्जा ले रखा था। फिर जो है क्या हो गया था, भारत के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी थी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि भारत में 1.5 साल में 3 बार जो है केंद्र सरकार जो है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। भारत का एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो जो है, डेट टू जीडीपी रेशियो का क्या मतलब है कि भारत की जितनी जीडीपी है, जैसे एक्स भारत की जीडीपी है, और उसके अनुपात में भारत ने लोन कितना ले रखा सरकार ने, वो जो है बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट रेशियो हो गया था। तो ऐसे आपको पॉइंट्स पे, फिंगर टिप्स पे रहने चाहिए कि जब भी आपसे पूछे आपके नोट्स में होना चाहिए कि ये कारण थे, तो आप उसको शॉर्ट में 6-7 पॉइंट आपको याद होने चाहिए, ठीक है। फिर एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में, ये तो हो गए कारण। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि एलपीजी रिफॉर्म्स के अंदर किया क्या क्या गया था। एलपीजी का नाम ही क्या है, लिबरलाइजेशन का क्या मतलब होता है, उदारीकरण। उदारीकरण का क्या मतलब है कि रिजिडनेस को छोड़ के और क्या सरकार का कैसा रुख होगा, फ्लेक्सिबल रुख होगा, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब है कि सरकार जो है वो सरकार क्या होती थी कि 1956 की पॉलिसी में कुछ इंडस्ट्री जो है वो सरकार ही चलाती थी, ठीक है। या फिर नई इंडस्ट्री, नया उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार से क्या लेना पड़ता था, पहले परमिशन लेना पड़ता था। अब वैसा कुछ भी नहीं है। अब प्राइवेट बिजनेस, प्राइवेट एंटरप्राइज, प्राइवेट धंधे जो है वो एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। और ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है, वैश्वीकरण। कनेक्ट कैसे किया जा सकता है, कैसे कनेक्ट करोगे। एक तो भारत में एमएनसी आएंगी, मल्टीनेशनल कंपनी आएगी, ठीक है। और भारत की रुपए की जो परिवर्तनीयता है, जो आप प्रीलिम्स में पढ़ोगे, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी, ठीक है, कि भारत को दूसरी बाहर की करेंसीज के रूप में किस तरीके से एक्सचेंज या विनियमित किया जा सकता है। मुद्रा विनिमय जो है उसको थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल बनाया गया था, ठीक है। तो ये ग्लोबलाइजेशन है। तो इसके बारे में बेसिक बेसिक पता होना चाहिए, या आप अपने नोट्स पे पढ़ना, फिर छोटे नोट्स बनाना। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि एलपीजी रिफॉर्म्स तो कर दिए, तो एलपीजी रिफॉर्म से कुछ फायदे हुए और कुछ नुकसान भी हुए। तो आपको 5-7 फायदे पता होने चाहिए विद फैक्ट्स, और 5-7 आपको क्या पता होना चाहिए, नुकसान पता होना चाहिए। फायदे सबको पता है कि भारत के अंदर ग्रोथ हुई, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ हुई कि नहीं हुई, जैसे आपने एक शब्द पढ़ा होगा, ये पढ़ा है आपने, हिंदू ग्रोथ रेट। हिंदू ग्रोथ रेट एक प्रोफेसर राजकृष्ण हुए थे, उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी जब 3 से 3.5% के आसपास ग्रो कर रही थी तो उसको क्या नाम दिया, हिंदू ग्रोथ रेट नाम दिया। कितने परसेंट से ग्रो कर रही थी, पर एलपीजी के बाद में क्या हिंदू ग्रोथ रेट जो है वो खत्म हो गई, और भारत की जीडीपी कितने आधार, कितने बेसिस पॉइंट पे बढ़ी है, 5.5% से कितने 8.5 तक देखने को मिलती है। इतनी बड़ी है भारत की ग्रोथ रेट हुई है। भारत के अंदर बाहर से पैसा आया है, ठीक है। भारत में जॉब क्रिएशन हुआ है, सर्विस सेक्टर बूम हुआ है, ठीक है। आप देखते हो बाहर की बहुत सारी चीजें आई है 91 के बाद में, तो हुआ है जैसे मैकडोनल्ड्स वगैरह, बाहर की जितने भी कंपनियां वगैरह, नई टेक्नोलॉजी जो है ट्रांसफर हुई है। तो ये सारे पॉजिटिव इफेक्ट है। तो नेगेटिव इफेक्ट भी आपको पता होना चाहिए। नेगेटिव इफेक्ट क्या है बताओ, आप बताओ, सोच के बताओ। 1990 के बाद में भारत में नेगेटिव क्या हुआ है एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में। एक तो सबसे पहले तो है कि भारत के अंदर जैसे मैंने बताया ना, ग्रोथ तो हुई है, ग्रोथ हुई है, लेकिन ग्रोथ कैसी हुई है, जॉबलेस ग्रोथ हुई है, ठीक है। ये फंडे ध्यान होने चाहिए आपको कि इंडिया की इकोनॉमी तो चल रही है, आगे बढ़ रही है, लेकिन यहां पर क्या लोग फिर भी बेरोजगार बैठे,
ठीक है, फिर क्या है, इनइक्वलिटी बहुत ज्यादा है। कई जगह तो है क्या है, बहुत अच्छा, मुंबई मुंबई मेट्रोपॉलिटन बेंगलोर वगैरह, यहाँ पर तो बहुत अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन कुछ जगह जैसे जो है वहां पर इसका क्या है, बहुत ही नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें आपको आगे तरीके से तैयार करना है। आई बात समझ में कैसे तैयार करना है? तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? औद्योगिक वित्त। 3 नंबर दे दें इसको। ठीक है, क्या होता है औद्योगिक वित्त? कोई भी धंधा एस्टेब्लिश करने के लिए, नया उद्योग स्थापित करने के लिए सबसे कीमती चीज क्या है? मनी। ठीक है, तो इतने बड़े बड़े हजारों करोड़ लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो कहां से आएगा? तो उसके लिए जो है भारत में अलग अलग इंस्टीट्यूशन बना रखे हैं। ठीक है, सिडबी बना रखा है, एक्सिम बैंक बना रखा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बना रखा है। तो कुछ नहीं, ये तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, मतलब ये तो 8-10 लाइनों में आ जितना टॉपिक है। आपको नाम पता होना चाहिए बैंक का, कौन से डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, और वो किस किस प्रकार का ऋण देते हैं। कोई जो है हाउसिंग के लिए देगा तो हाउसिंग के लिए अलग से, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का उद्योग स्थापित कर दे सिर्फ उसके लिए लोन देगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें ध्यान होनी चाहिए, राइट। कितने हो गए? 3 पॉइंट हो गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखो, ये पूरा का पूरा जो है ये आप ऐसे मान के चलो, कौन से नंबर का पॉइंट है? 3 नंबर का पॉइंट है। तीसरा है, चौथा है, फोर्थ है गेस। चौथा पॉइंट है ना। कहां से स्टार्ट होता है ये? देखो, सूक्ष्म लघु मध्यम उपक्रम, महत्व और नीतिगत पहल। ये अपने आप एक सवाल है या नहीं है? आपका 50, 60, 70% तक सिलेबस जो है, आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो सिलेबस से डायरेक्टली प्लग किया जाएगा। अब आपको क्या है कि कुछ लोग जो है जिनको पढ़ने का बिल्कुल कम समय मिलता है, जैसे मेंस में सिर्फ 1 महीने का पढ़ने का टाइम मिला, तो वो लोग क्या करते हैं, वो एक और शॉर्टकट अपनाते हैं। वो क्या करते हैं कि सबके लिए एक एक पेज रखते हैं। टॉपिक जैसे सिलेबस का टॉपिक है, हर सिलेबस के हिसाब से एक एक पेज जो है वो बना के रखते हैं। पेज के ऊपर जो है इस तरीके से ये सिलेबस का पॉइंट लिख दिया, जैसे ये एमएसएमई है तो वो कुछ नहीं करते हैं, एमएसएमई से रिलेटेड 5 फैक्ट याद रखते हैं। कितने? सिर्फ 5 पॉइंट, 5 फैक्ट। ठीक है, एमएसएमई की डेफिनेशन क्या है, एमएसएमई के लिए कोई स्कीम कौन सी है, कितने लोगों को रोजगार मिलता है, कोई कमेटी, यूकेसी ना कमेटी है या नहीं है, इतना पढ़ के भी मेंस पास हो जाए। वो आपको करना है कि किस तरीके से आप करोगे। लेकिन देखो, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन रिफ्लेक्ट होता दिखाई देगा, और यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इसी पे ही जो है सवाल पूछा गया था 10 नंबर का। पिछले में से पूछा गया कि नहीं पूछा गया? क्यों पूछा गया? क्योंकि डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन है। तो आपको पता होना चाहिए एमएसएमई क्या है। ठीक है, जो नाम से ही पता चल रहा है कि किस किस प्रकार के, 3 प्रकार के उद्योग इसमें आते हैं। इसकी थोड़े थोड़े दिनों बाद में क्या डेफिनेशन चेंज करनी पड़ती है, जैसे जैसे इकोनॉमी ब्लूम करती है। ठीक है, तो आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फिर आपको इसकी जो है इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंस की आपको पता होना चाहिए कि मैन्युफैक्चर, भाई कि भारत के जीडीपी में एमएसएमई का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है? 30% कॉन्ट्रीब्यूशन। भारत की अगर जीडीपी, भारत की जीडीपी 100 रुपए है तो 30 रुपए कहां से आ रहे हैं? एमएसएमई से आ रहे हैं। ठीक है, 11 करोड़ से ज्यादा क्या लोगों को क्या देता है? रोजगार देता है। तो वगैरह वगैरह, इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए। फिर आपको इसकी समस्याएं पता होनी चाहिए। समस्या है वो कि वो है जेनेरिक है, लेकिन कोई भी जर्नलिस्ट पॉइंट आप नहीं लिखोगे। कोई भी पॉइंट लिखोगे, कोशिश करोगे कि उसके अंदर जो है कोई ना कोई उसको क्या है, डाटा या फैक्ट से सब्सटेंटिएट करोगे। ठीक है, जैसे आपने बोला कि एम्प्लॉयमेंट देता है एमएसएमई, तो आप ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 11 करोड़ लोग। ये बात तो सबको पता है कि रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपकी कॉपी चेक करने वाले को कैसे पता चलेगा कि इसने पढ़ रखा है और सामने वाले ने नहीं पढ़ रखा है? वो जब तक आप डाटा नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर एक लेवल के बाद में आप क्या होगा, आप जो है आसपास का डाटा अगर आपको नहीं याद है तो आप जनरेट करना स्टार्ट कर दोगे। सही बात समझ? तो इसकी प्रॉब्लम्स आपको पता होनी चाहिए। प्रॉब्लम्स वो की वो है, क्या है सबसे, धंधा करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पैसा, वित्त नहीं है। वित्त भी कौन सा है? इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वित्त नहीं है। ठीक है, आपको बिना कोलेटरल के लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। फिर जो है रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन इनका बहुत पुअर है। टेक्नोलॉजी जो है, ज्यादा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन वगैरह नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर एक इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आप पढ़ोगे कि तो एक और प्रॉब्लम क्या है, उसको बोलते हैं ड्वार्फिज्म। ये इकोनॉमिक सर्वे में दे रखा था भारत की। एमएसएमई के ऊपर सबसे बड़ा चैलेंज ये है। ड्वार्फ, ड्वार्फ किसको बोलते हैं? ड्वार्फ बोलते हैं बोनिंग। ठीक है, भारत के अंदर जब कोई व्यक्ति एमएसएमई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करता है तो उसको क्या है कि सरकार कुछ ना कुछ जो है सुविधाएं जो है वो प्रदान करती है। ठीक है, उसको कुछ सुविधाएं मिलती है, जैसे सब्सिडी मिलेगी, उसको टैक्स में रिबेट मिलेगा वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। तो एमएसएमई उद्योग क्या करते हैं, जानबूझ के क्या रहते हैं, बड़े उद्योग नहीं बनते। किस चक्कर में? कि उनको जो सुविधाएं मिल रही है वो सुविधाएं मिलना ना बंद हो जाए।
तो इकोनॉमिक सर्विस चैलेंज को क्या बोलता है? चैलेंज ऑफ ड्वार्फिज्म। ठीक है, तो आपको कीवर्ड ये पता होना चाहिए। पर इस तरीके की बिरली चीजें जो है वो पहले पॉइंट पे नहीं लिखोगी, ये कहां लिखोगी? लास्ट में लिखोगी। ठीक है, ये कैसी बात है कि आपका पेपर का नाम क्या है? जनरल स्टडीज है, तो पहले जर्नलिस्ट पॉइंट आनी चाहिए, बाद में अगर एक आधा स्पेशलिस्ट पॉइंट हो तो बाद में डालो। ये कैसी है कि जैसे आप मूवी देखनी, मूवी सब देखते हैं, मैं आपसे पूछूंगी फलाना फलाना मूवी आपको कैसी लगी, ठीक है, सवाल ये मैंने आपसे पूछा है, आप मुझे उसमें बोल रहे हो उसकी सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी थी और उसके अंदर जो है वो वाला सीन जो है उसमें इस तरीके का शॉट लिया गया था, ये एंगल था, फलाना फलाना। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मूवी कैसी थी, आपको जवाब देना चाहिए अच्छी या बुरी, क्या ठीक ठाक, यही हो सकता है। लेकिन मैं जो पूछ, बहुत सिंपल सवाल पूछा है, लेकिन आप जानबूझ के उसको टेक्निकल बना रहे। टेक्निकल नहीं बनाना, मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूं। ठीक है, तो बिल्कुल टेक्निकल नहीं लिखना है, जर्नलिस्ट लिखना है। अगर आपको एक आधी कोई एक्स्ट्रा चीज आ रही है तो उसको थोड़ा सा लिखना। ठीक है, खाना जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, जो डेजर्ट है बाद में मिठाई है वो बिल्कुल थोड़ी सी होनी चाहिए, पूरी मिठाई नहीं होनी चाहिए, राइट। तो फिर इससे रिलेटेड जो है सरकार कौन से एमएसएमई से रिलेटेड जो है नई नई स्कीम चलाती है वो सारी आपको पता होनी चाहिए। फॉर्मलाइजेशन के लिए क्या चला रही है, जो लोन नहीं मिल रहा है तो उसके लिए कौन सी स्कीम चला आती है, कोलेटरल फ्री लोन है, जिसके अंदर जो है मुद्रा लोन दिए जाते हैं। ठीक है, 3 अलग अलग तरह कैटेगरीज है, तो आपको इनका नाम पता होना चाहिए, इनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन ध्यान। आई बात समझ में? तो ये है आपका सिलेबस का ब्रीफ ओवरव्यू। तो यार आपने ऐसे ही किया है। एमएसएमई चैंपियन इनिशिएटिव अगर खूब है, जितने लिखो उतने कम है। मैंने अभी सिर्फ ब्रीफ ओवरव्यू दिया है आपको। चलो आज एक और चीज बताता हूं आपको, नोट्स कैसे बनाने हो। आई होप कि मैं यहां से देखो, ये A4 शीट वाला आपको समझ में आ गया कैसे नोट्स बनाने? पहले पढ़ना है फिर छोटा करना है। अब आपको क्या करना है, ये आपका जैसे ये आपका पेज है, आपको इसमें क्या करना है, इस तरीके से 2 लाइनें खींचनी है। ठीक है, आपके टॉपिक का नाम बोलो। सबसे पहले टॉपिक का क्या नाम था? पॉलिसी, एमएसएमई की सॉरी इंडस्ट्री से रिलेटेड पॉलिसी का ही था ना। तो जैसे आपने यहां पे लिख दिया, ये हो गया मेजर टॉपिक, जो सिलेबस में जो डायरेक्टली मेंशन्ड है। इस साइड में आप क्या लिखोगे, जो इसके सब टॉपिक्स। सब टॉपिक्स कौन से कौन से बनेंगे बताओ? तेज बोलो थोड़ा, और बताओ और सब टॉपिक क्या है? ये तो आगे का टॉपिक आ गया ना, सिर्फ पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो सिलेबस में दे रखा है ना। हाँ, अब आपको क्या लिखना है, इसके सब टॉपिक्स लिखने हैं। जैसे आपने यहां लिख दिया 1948, ठीक है, यहां लिख दिया 1956, यहां लिख दिया 1991 और यहां लिख दिया पोस्ट एलपीजी, राइट। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है, यहां पर 1948 से रिलेटेड 1 2 3 4 5 छोटा छोटा, बिल्कुल छोटा छोटा लिखना है। और अगर आपको लगे ज्यादा आ रहा है तो 6 7 8 और 9 सेम इसी तरीके से कहां पर लिखना है, इस तरीके से आप नोट्स बने। फिर देखो आपके नोट्स कैसे बनते हैं। एक तो बिल्कुल गागर में सागर बनेंगे, बिल्कुल कंडेंस। आपको रिवीजन करने में कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप बिल्कुल जो है रैंडम या स्कैटर्ड फैक्ट्स पढ़ रहे हैं। आप कैसे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल तरीके से पढ़ रहे हैं कि ये तो सिलेबस का टॉपिक है, ये सब टॉपिक है, सब टॉपिक के अंदर का ये कंटेंट है। आप हिस्ट्री के नोट्स भी ऐसे बनाओ, पॉलिटी के नोट्स भी ऐसे बनाओ, तब आपको चीजें क्या रहेगी, याद रहना स्टार्ट करेगी। आई बात समझ? अब बताओ, सवाल पढ़े। आर्थिक विकास और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में औद्योगिक वित्त की अहम भूमिका है। भारत में औद्योगिक वित्त के प्रमुख स्रोतों की चर्चा कीजिए। कैसे करोगे बताओ, क्या लिखना है, कैसे, क्या जवाब होगा इसका? मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि इसका आंसर क्या है, आप लिखोगे कैसे ये बताओ। आपने लिखा है, बताओ मेरे को। देखो, ये मैं, अगर मैं कॉपी चेकर होता ना, अगर आपने बिल्कुल 100 में से 100% सही लिखा है ना, तो मैं इसको चेक नहीं करता। कभी भी एग्जाम में ये ब्लंडर नहीं करना। देखो, मैं भी आपकी जगह कभी बैठता था, मैंने भी बहुत गलतियां की, गलतियां कर करके सीखा हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं। कभी भी एग्जाम में पैराग्राफ में नहीं लिखना, ठीक है। अगर पैराग्राफ में लिखोगे तो खुद की कब्र खुद खोद दोगे, ठीक है। टाइम जाएगा, एनर्जी जाएगी, आप डिप्रेशन में जाओगे, 100 चीजें होंगी, नंबर कम आएंगे। कैसे लिखना है, कोशिश करना है कि पहले तो लिखना है
पॉइंट्स में, ठीक है। सेकंड प्रयास करना है किसमें लिखना है, टेबल में, ठीक है। आपसे सीधा सवाल पूछा गया है कि औद्योगिक वित्त के प्रमुख स्रोत बताइए, तो आपको क्या करना है, आपको जैसे 5 स्रोतों के नाम याद आ रहे हैं कि फलाना फलाना, ये अभी जिसके बारे में बात कर रहा था एक्सिम बैंक, आईडीबीआई वगैरह हो गए, जैसे आपको 5 बैंकों के नाम याद आए, तो आप क्या लिखो, 1 2 3 4 5, यहां बैंक का नाम, यहां इसका काम, यहां पर ब्रैकेट में साल लिख दो, और ये क्या, आपके एग्जामिनर को जो है कॉपी चेक करता है उसको परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये बताओ, ये क्यों चेक करेगा, वो एग्जामिनर जो है वो आपका जो कॉपी इवेल्यूएटर जो है वो कैसा आदमी होगा, क्या एज होगी उसकी बताओ, 55 से 60 साल का आदमी होगा, ठीक है। और उसको इस कॉपी को चेक करने में क्या मिलेगा, कुछ पैसा मिलेगा, इतना ज्यादा भी नहीं है कि उस कॉपी को चेक करेगा तो वो बंगलो बना लेगा बड़ा, बहुत लिमिटेड पैसे मिलेंगे, ठीक है। उसके पास पहले से ही बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, ठीक है। आप अपने जीवन में कितने भी डिसिप्लिन हो, आप अपने माता पिता का सम्मान करते हो, आप दोस्तों से स्नेहपूर्वक बातें करते हो, सबका सम्मान करते हो, बहुत डिसिप्लिन हो, करेजियस हो और डिलीजेंट हो, हार्ड वर्किंग हो, ठीक है। लेकिन आपकी कॉपी चेकर को ये नहीं बात पता है, आपकी कॉपी आपका क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है, इसको अच्छा बता, ठीक है। तो आपका कॉपी इवेल्यूएटर 55 से 60 साल के बीच का आदमी और लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, जैसा अपना बैकग्राउंड है उसका भी लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड, लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड में क्या क्या समस्याएं होती है, एक तो वो कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित हो सकता है, बीपी, हाइपरटेंशन, शुगर, ये सब बीमारियां हो सकती है, होती है इस एज में, ठीक है। हो सकता है उसकी स्पाउस, उसकी वाइफ जो है वो भी इन्हीं चीजों से ग्रसित हो, ठीक है, तो वो पहले से टेंशन है। फिर लोअर मिडिल क्लास में क्या समस्याएं हो सकती है, आप बताओ क्या क्या टेंशन होती है इस एज में आदमी को, क्या टेंशन होती है, मेंटल, उसकी भाई बच्चे हैं, एक लड़का जो है वो कहीं सेटल नहीं हो पा रहा है, उसकी नौकरी नहीं लग रही है, लड़की जो है उसके लिए अच्छा लड़का नहीं मिल रहा, ये टेंशन होगी। इतने टेंशन के बाद में सिर्फ वो थोड़े पैसे के लालच में क्या आता है, आपकी कॉपी चेक करने के लिए आता है, और उसको वहां पर ये वो पहले से चिड़चिड़ा है और ये फिर पैराग्राफ देख लेता है, तो वो नंबर नहीं देगा। उसका काम आसान बनाना, उसको जो चाहिए वो दे दो और खुला खुला लिख के दो, साफ सुथरा। आई बात समझ में, यही साइकी रखनी, तो देखो भर भर के नंबर आएंगे। ये देखो, ये ऐसे बनाया हुआ है, ये इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है 1948 में बना है, ये आईसीआईसीआई बना, आईसीआईसीआई बैंक नहीं है, ये पुराना है, 55 का है, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया बना हुआ है, एक्सिम बैंक बना हुआ है, एनएचबी बना हुआ है। अब आप इनके बारे में आंसर की में पढ़ लेना, सिर्फ मैं बता, ये आंसर की तो आप पढ़ सकते हो, ये मैं सेशन किसके लिए है कि आप कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो एनएचबी किसके लिए है, नाम से पता चल जाएगा, नेशनल हाउसिंग बैंक है तो आवासीय वित्त के लिए, ठीक है। एक्सिम बैंक किसका नाम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, तो वित्त जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड है, और इनके साल हो जाएगा ये वाला। ये सिडबी वगैरह ये नया बनाया गया है। बड़े सवाल, कभी भी बड़ा सवाल देखना है तो उसे घबराना नहीं। मैंने पहली क्लास ली थी, जो इस क्लास में नहीं थे, क्या करना है, जब भी बड़ा सवाल देखो इस तरीके का देखोगे ना तो आपको लगेगा पता नहीं क्या पूछ रहा है। आदि इसमें क्या होती है, लफेबाजी होती है। आपको अपना पेन लेना है हाथ से, ठीक है, और अंडरलाइन करते हुए चलना है। क्या बोल रहे हैं, काफी प्रगति के बावजूद भारत का औद्योगिक क्षेत्र अभी भी कई संरचनात्मक चुनौतियों का सामना कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी तक कोई भी सवाल नहीं पूछा इसने, कोई सवाल पूछा इसने, कोई भी सवाल नहीं पूछा, सिर्फ स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, इस क्षेत्र के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों और उनका समाधान करने के लिए किए गए सुधारों पर चर्चा करें। इसमें कितने सवाल पूछ रहे इसी लाइन में, 2 सवाल। तो पहला सवाल क्या पूछा है, जहां पहला सवाल हो वहां पे नंबर 1 लिखो, क्या है, प्रमुख चुनौती। आपका पेन भी ऐसे ही चलना चाहिए और यहां लिखोगे नंबर 1, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है, सुधार। क्या सवाल है कि भारत में जो उद्योग है, इंडस्ट्रीज है, उनके सामने जो है बड़े चैलेंजेस क्या क्या है, कौन से चैलेंजेस है, जो मैंने पहले बताए थे, ठीक है। कैपिटल नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत पुअर है, एक आधा इसके अंदर टेक्निकल टर्म याद कर लेना, जैसे एक आपने सुना होगा, क्या होता है ये, इसको बोलते हैं आई कोर। पढ़ा है कभी किसी ने, वर्धिमान पूंजी लागत दर, वृद्धिमान क्या होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, भारत के अंदर ये ज्यादा, भारत के अंदर ये बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए,
इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या बोलता है कि किसी भी इकोनॉमी में पर यूनिट एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए, प्रति इकाई अधिक उत्पादन करने के लिए जो है जितनी पूंजी लगती है उसको क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दो चीजें ए और बी एग्जांपल देता हूं। एक तो जो है अमेरिका के अंदर जो है मेट्रो रेल लगाने में जो है ज्यादा खर्चा ज्यादा टाइम लगेगा, या फिर बी केस में नाइजीरिया में ज्यादा क्यों लगेगा भाई नाइजीरिया में? क्योंकि वहां पर यूनिट एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, भाई आपको नई मेट्रो लगाने के लिए कितनी बेजमारी करनी पड़ेगी, कितने क्लियरेंस लेने पड़ेंगे, वहां कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी ज्यादा है, लेकिन अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज में बिल्कुल कम है। भारत में भी क्या ठीक ऐसी स्थिति है कि आपको नया उद्योग स्थापित करने के लिए जो है जो पूंजी जो है बहुत ज्यादा लगानी पड़ती है। आई बात समझ में? तो भारत के अंदर ये आईको रेशियो जो है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, बाकी सारे के सारे जेनरिक पॉइंट अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या। देखो ये आ गया पहला पहला आईको। ठीक है, सबसे पहला चैलेंज ये है, उत्पादन वृद्धि की हर इकाई के लिए ज्यादा निवेश की जरूरत है। ठीक है, इसके लिए जो है, अच्छा एक चीज और बताना भूल गया मैं, इस तरीके का सवाल आता है तो आप कैसे लिखोगे? ऐसा नहीं लिखना है कि पहले चैलेंजेस लिख दिए, पहले चुनौतियां लिख दी और फिर जो है आपने रिफॉर्म्स लिखे हैं कि क्या क्या सुधार किए गए। आपको क्या करना है, टेबल बनानी है। मैंने दो ही तरीके बताए अभी तक, एक तो लिखना है पॉइंट्स में, सेकंड बनाना है टेबल। टेबल में कैसे बनाओगे? टेबल में इस तरीके की टेबल बनाओ ऐसे। ये पेज आपका पेज है कॉपी का, इस साइड में तो लिखो चैलेंजेस, चुनौतियां कौन सी है। ठीक है, और इस साइड में क्या लिखोगे? रिफॉर्म्स। आपकी कॉपी के अंदर लाइनें पहले से बनी होती है, जितनी लाइन है उतने पॉइंट आने चाहिए। ठीक है, अगर 5 नंबर का सवाल है तो इसने एक लाइन खा ली, पीछे कितने लाइन बच गई? 7 लाइनें बची, तो 6-7 पॉइंट लिखोगे। ठीक है, यहां प्रॉब्लम और यहां रिफॉर्म्स, यहां प्रॉब्लम्स यहां रिफॉर्म। आई बात समझ? आपका देखो आंसर भी ऐसे ही लिखा हुआ है, लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है? ये भले ही आप जो है एक्सप्लेनेशन जो है मत करो, आप सीधा जो है सरकारी पहले, जो सरकारी पहले जो है भारत में जितने भी इंडस्ट्री से रिलेटेड रिफॉर्म्स है ना, वो आपको याद होनी चाहिए। इंडस्ट्री से रिलेटेड रिफॉर्म, एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिफॉर्म्स, बड़े बड़े रिफॉर्म्स जो है, सुधार जो है आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल छोटी छोटी योजनाएं नहीं लिखनी है। जैसे मेक इन इंडिया बहुत बड़ी स्कीम है ना, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीआईएल स्कीम जो है वो भी बहुत बड़ी स्कीम है। तो इस तरीके से बड़ी बड़ी स्कीम जो है आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, फिर भारत के अंदर इंडस्ट्री से रिलेटेड बड़े बड़ी चैलेंजेस में और कौन सी चीज है कि भारत में इंपोर्ट पे डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आपको रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाना पड़ता है, तो उसकी कॉस्ट वैसे ही बढ़ जाती है। फिर जो है क्या है, रीजनल इंबैलेंस बहुत ज्यादा है। कुछ स्टेट ही भारत में ऐसे है जहां पर इंडस्ट्रीज इजीली एस्टेब्लिश हो चुकी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर उद्योग धंधे बहुत कम है। आप जाओ तमिलनाडु, आप जाओ तेलंगाना, आप जाओ महाराष्ट्र, आप जाओ गुजरात, आपको इंडस्ट्री दिखाई देगी। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर इंडस्ट्री कम है। फिर पूंजी की कमी पहले ही बात कर चुके हैं, एमएसएमई का एग्जांपल दे रखा है, देखो 40% क्रेडिट मांग पूरी नहीं होती। फिर जो है इंडस्ट्री सिक हो जाती है, कोई ना कोई नेचुरल फैक्टर आ जाता है, जैसे कोविड आ गया तो वो जो इंडस्ट्रीज क्या हो गई, परफॉर्म नहीं कर पाई और लॉस में चली गई। फिर जो है भारत के अंदर स्किल्ड जो लेबर नहीं मिलता है। आपने आनंद महिंद्रा का नाम सुना है? आनंद महिंद्रा, कौन है भाई बताओ? महिंद्रा कंपनी का मालिक है। वो बोलता है कि भारत के अंदर इंजीनियर्स जितने भी हैं उनमें से आधे कोई काम के नहीं है। क्यों ऐसा क्यों बोलता है वो? क्योंकि जब तक वो इंजीनियरिंग करते हैं, जब तक वो अपनी ग्रेजुएशन करते हैं, 4-5 साल में पूरी करते हैं और वो मार्केट में आते हैं, तब तक उन्होंने जो स्किल सीखी है वो कोई काम की नहीं रहती। आई बात समझ में? भारत के अंदर जितना भी स्किल्ड लेबर फोर्स है उनको फॉर्मल सर्टिफिकेशन सिर्फ कितने लोगों को मिला हुआ है? सिर्फ 5% लोगों को मिला हुआ है। जैसे मैं उदाहरण बताता हूँ, भारत के अंदर एक से बढ़ के एक जो है काम करने वाले, जिनको मैसन बोलते हैं, मिस्त्री बोलते हैं कि नहीं बोलते? ठीक है, ये बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन एक के पास में भी सर्टिफिकेट नहीं है कि वो जाके काम मांग सके। भाई किसी के पास सर्टिफिकेट होगा तो जैसे डिग्री दिखाते हैं वैसे सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, तो इनके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है। तो ये पॉइंट क्या बोल रहा है? केवल 5% वर्कफोर्स क्या है, औपचारिक रूप से कुशल है, मुझे बहुत अच्छा काम आता है। मेरे को ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे को आज थोड़ी आ रहा है पढ़ाना, मेरे को पहले से भी आता था, 2-4 साल पहले भी आता था, लेकिन मेरे पास में ऐसी क्या चीज है कि जिससे आप पढ़ने के लिए आ रहे हो? मेरा रिजल्ट आया तब आपको एक सर्टिफिकेट है ना कि आया, मैंने ये काम किया, हो सकता है आपके भी काम आए तो आप भी देख लो। ठीक है, तो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा आपको मार्केट में। आई बात समझ? फिर जो है क्या है, यहाँ पर रेगुलेशन, भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा खराब है।
ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत कौन सी रैंक है? 63वें स्थान पे है। भारत में बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कंप्लायंस की जरूरत पड़ती है, सैकड़ों प्रकार के आपको क्या करवाने पड़ते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ते हैं, आपको क्लियरेंसेस लेनी पड़ती है। तो ये सारी आगे समझे मोटा मोटा कैसे डील करना है। ठीक है, फिर लॉजिस्टिक कॉस्ट जो बहुत ज्यादा, लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या होती है? थोड़ा सा और बताओ। लॉजिस्टिक होता है कि आप इंडस्ट्री से रिलेटेड या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड एक सामान को दूसरे जगह पे पहुंचाते हैं, उसमें कितना पैसा लगता है? सबसे ज्यादा पैसा किसमें लगता है? रोड में। उसके बाद में कम किसमें लगता है? रेल में। और सबसे कम किसमें लगता है? वाटरवे में। रेल और ट्रेन तो एक जल में कम लगता है। ठीक है, तो अगर ओवरऑल कॉस्ट देखी जाए तो लॉजिस्टिक कॉस्ट भारत में कितनी है? 13% के आसपास है। लेकिन ग्लोबल कॉस्ट कितनी है? 7 से 8% है। और भारत की लॉजिस्टिक पॉलिसी है 2016 की, वो क्या बोलती है कि इस कॉस्ट को 8 से 13% के बीच की जो कॉस्ट है उसको कितना करना है? 6% तक लेके आना। भाई मैं समझाता हूं कि 100 रुपए का सामान है, जैसे ये पेन है 100 रुपए का है, ठीक है, तो इसमें 13 रुपए किसके हैं? कोई इसको लेके आया है, कहीं भाड़ा दिया है, कुरियर वूरियर, उसके 13 रुपए। ठीक है, इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक पॉलिसी क्या बोलती है? 13 रुपए की जगह कितना होना चाहिए? 6 रुपए होना चाहिए। बाकी देशों में कितना है? 8 के। आई बात समझ में? तो भारत, ये आपको पॉइंट लिखने हैं। और इस साइड में है ना, देखो इस तरफ जो पॉइंट लिखोगे ना वो कीवर्ड्स में लिखना है। कीवर्ड समझते हो? यहां पर एक्सप्लेन करने मत लग जाना कि क्या चीज है, यहां पर सीधा लिखो हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट, और इस बीच वाले टेबल को हटा देना, यहां पर लिख देना 14%। अपने आप समझेगा वो, उसका हेडेक है, अपने आप समझेगा। आई बात समझ? सेमीकंडक्टर मिशन क्यों पूछा बताओ? अरे भाई पिछले पेपर में हाइड्रोजन मिशन के बारे में पूछा था, मुझे लगता है सेमीकंडक्टर भी 2021 का मिशन है और इस तरीके के मिशन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, सेमीकंडक्टर होता है कि आपको पता है, फैब्स वगैरह डिस्प्ले वगैरह में काम आता है। ठीक है, अभी रशिया यूक्रेन वॉर के कारण जो सेमीकंडक्टर की वैसे ही बहुत स्कार्सिटी कमी आ गई थी। ठीक है, तो भारत सरकार ने क्या है, उससे पहले 2021 में जो है मिशन चला लिया था। ठीक है, तो इसके अंदर सरकार जो है इंसेंटिव देती है कि आप हमारे यहाँ पर क्या करो, सेमीकंडक्टर की फैब्रिकेशन यूनिट्स जिसको फैब्स बोलते हैं वो एस्टेब्लिश करो। तो सरकार उसमें क्या है, कुछ इंसेंटिव वगैरह देता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड इस तरीके की फैक्चुअल जानकारी जो है आप अपने फिंगर टिप्स पे रखनी है। कितनी रखनी है? ज्यादा नहीं रखनी, 5-6 बस। कब स्कीम चलाई, कौन सी मिनिस्ट्री की है, कितना बजट है, इस तरीके की जानकारी। ठीक है, और उसके कुछ प्रोविजन वगैरह। और ऑब्जेक्टिव सबके क्या है? एक जैसे, कि भारत को जो है क्या करना है, आत्मनिर्भर बनना है। ठीक है, रोजगार देना है। तो रोजगार देना है तो आप क्या बोलोगे कि भारत के, जैसे फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक कीमत कम करनी है। ठीक है, लॉजिस्टिक कीमत कम करनी, तो आपको एक फैक्ट ये याद हो गया ना कि 6% भारत का टारगेट है, लेकिन अभी कितनी है? 13% है। तो ये लिखना है। 2021 का स्टार्ट है। ठीक है, और कितने करोड़ का बजट है? क्या करना है? सेमीकंडक्टर से रिलेटेड इकोसिस्टम बनाना है। उद्देश्य क्या है? ये अभी मैंने फैब्स का नाम बनाया था, फैब्स का मतलब होता है फैब्रिकेशन। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग चिप डिजाइन के लिए वित्तीय सहायता देनी है। मिनिस्ट्री कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन वाली मिनिस्ट्री, MIT मिनिस्ट्री है। और इसके तक मुख्य योजनाएं क्या है? सेमीकंडक्टर फैब्स योजना 50% तक की वित्तीय सहायता देती है। डिस्प्ले फैब्स योजना, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए 50% ये भी देती है। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना, कि आप डिजाइन करो और उससे रिलेटेड आपको क्या दिया जाएगा? इंसेंटिव दिया जाएगा। जैसे मैंने कल बताया था ना आपको क्लास में, कैशबैक दिया जाता है, उस तरीके कैशबैक दिया जाएगा। तो ये आप मोटा मोटा देख लेना क्या क्या चीजें, इसमें कुछ समझाने लायक कुछ भी नहीं है, जो भी इसके प्रोविजन है वो आपको रट्टा मारना है। ये बताओ पीएम मित्र स्कीम क्या है? पीएम मित्र स्कीम जो है टेक्सटाइल से रिलेटेड स्कीम है। भारत के अंदर देखो, आपने नोट किया होगा कि भारत जो है अर्लियर टाइम में जो है टेक्सटाइल का हब होता था। ठीक है, अपने यहां से कपड़ा बाहर जाता था। लेकिन आज आप देखोगे भारत के अंदर भी कपड़ा कहां से बन के आ रहा है? बांग्लादेश बन के आ रहा है, वियतनाम से बन के आ रहा है, इंडोनेशिया से बन के आ रहा है। क्यों बन के आ रहा है? क्योंकि भारत के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं है। ठीक है, नई इंडस्ट्रीज नहीं आ रही है टेक्सटाइल से रिलेटेड। तो उसके लिए कौन सी स्कीम लेके आए? प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल स्कीम। ठीक है, तो कब स्टार्ट हुई है? ये भी 2021 की स्टार्ट है। कितना बजट है? 4,445 की, और 2028 तक की स्कीम है ये। और ये आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, इसके अंदर ये जो है ना 5F वाला जो है ना, ये ध्यान रखना। इसके अंदर अलग अलग फंडे दे रखे हैं कि आप जो है अगर खेत के अंदर कुछ उगाओगे तो उसको क्या लेके आना है? फार्म टू फाइबर। कॉटन से क्या बनाना है? धागा बनाना है। फिर फाइबर से धागे कहां लेके आना है? फाइबर टू फैक्ट्री। फैक्ट्री से फिर कहां लेके आना है? फैशन। और फैशन से फिर क्या करना है? फॉरेन, आप एक्सपोर्ट करोगे। ठीक है,
इस तरीके की कोई भी चीज देखो तो आप उसको अटका के रखा करो ताकि लिख दे इसको, ठीक है। बाकी आप देख लेना इसके अंदर जो भी इसके जो फैक्चुअल प्रोविजन जो है वो आप कर लोगे या मैं बताऊं यहाँ पे, ये तो हो जाएगा। ये बताओ क्या है, भारत औद्योगिक विकास योजना, ये भी बिल्कुल लेटेस्ट स्कीम आ रखी है, बजट के अंदर हो रखी है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे को नहीं छोड़ना। इस बार वाले इंडियन इकोनॉमी के जितने भी प्रश्न थे मोस्टली सारे कहां से आए, बजट और इकोनॉमिक सर्वे से आए। भाई देखो ऐसा है कि अपना काम जो है डिलीजेंटली करना है, अपन आगे के लिए नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो आप देखो ये क्या है, औद्योगिक विकास से रिलेटेड स्कीम है। 2026 में 32 तक की स्कीम के लिए कितना बजट है, 33,660 जो इसका बजट दे रखा है। नाम से पता चल रहा है किसके लिए स्कीम है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। स्कीम जो है उस कौन से विभाग की, डीपीआईटी एक जो होता है डिपार्टमेंट फॉर इंडस्ट्रियल, डीपीआईटी विभाग है इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री के अंदर है, उसकी जो है स्कीम है। बेसिकली इसके अंदर याद रखने वाली चीज है प्लग एंड प्ले इकोसिस्टम। क्या होता है प्लग एंड प्ले, बस आपने सुना होगा, पहले टीवी आती थी उसके अंदर लिखा आता था प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले का क्या मतलब होता है कि आप आज के टाइम में देखो इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी है तो मेरे को पहले बहुत सारे सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे, मेरे को लैंड लीज लेनी पड़ेगी, क्लियरेंस करवाने पड़ेंगे, मेरे को जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से भी एनओडी वगैरह लेनी पड़ेगी। तो ये सारी क्या है, इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने में क्या है, ये सारी बाधाएं हैं। अगर आप इस स्कीम के थ्रू, भव्य स्कीम के थ्रू अगर इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करते हो, पर्टिकुलर एरिया में एस्टेब्लिश करते हो, तो आपको क्या मिलेगा, प्लग एंड प्ले इकोसिस्टम मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको आगे इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी है, बाकी सारे क्लियरेंस सारे हो जाएंगे। कैसे कैसे, पहले से मंजूर जमीन, तैयार बुनियादी ढांचा, सिंगल विंडो क्लियरेंस इत्यादि। आई बात समझ? तो ये एक प्लग एंड प्ले। फिर बाकी ठीक है, इसके लिए जो है स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया। स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होता है, एसपीवी, बहुत सुना होगा ना नाम आपने, स्पेशल पर्पस व्हीकल। कोई एक विशेष काम के लिए अगर आपको इकोनॉमिक यूनिट बनाते हो, फंड्स के लिए, जैसे एक फंड बनाए, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोचिंग चल रही है, मैं एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बना देता हूं कि 2026 मेंस के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल है, इसके अंदर कोचिंग का जितना भी खर्चा है वो इसी फंड से होगा। इस साल जो 2026 में जो बच्चे जो फीस देंगे वो इसी स्पेशल पर्पस व्हीकल में जमा। आई बात समझ में? दिस इज स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो इसके लिए क्या बनाया गया, अलग से स्पेशल पर्पस व्हीकल वगैरह बनाया गया, ठीक है। बाकी देख लेना इसकी कौन सी जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वगैरह कौन सी। इंडस्ट्री 4.0 क्या है, एक मैंने सेमीकंडक्टर मिशन वाला आपको बताया ना, उसके अंदर एक और नोट करो आप, लिखो सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 नया है। ये आप घर से पढ़ के आ जाओगे, इसी साल बजट में लॉन्च किया गया। पढ़ा था आपने, नाम सुना है, पूछ सकते हैं सवाल। बताओ इंडस्ट्री 4.0 क्या है, कोई उदाहरण बता सकता है? इनकी, और आपने नाम सुना है आप, सॉरी थोड़ा तेज बोलो, यहां सुनाई नहीं देता। सनराइज, ठीक है ठीक है, आप बताओ। देखो इंडस्ट्री 4.0 का क्या मतलब है, जब आप नई इंडस्ट्री या पहले से एस्टेब्लिश इंडस्ट्री के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स इत्यादि चीजों का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह का प्रयोग करके और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को एनहांस करते हो या न्यू चीजें अगर प्रोड्यूस करते हो, उसको क्या बोला गया है, इंडस्ट्री 4.0। याद रहेगा, ये पूछा जा सकता है सवाल आपसे। सवाल ये भी पूछा जा सकता है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 क्या है, तो भी क्या है, सेम की सेम चीज क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, एडिटिव प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग, 4D प्रिंटिंग, ये जितनी नई नई चीजें अपन सुनते हैं ना, वो सारा किसका पार्ट है, इंडस्ट्री 4.0। हाँ 21वीं सदी, ठीक है, पूरा टेक्नोलॉजी का सिलेबस यही है ना, हाँ, तो इंडस्ट्री 4.0 है ये, ठीक है। तो सवाल क्या बोल रहे हैं, इंडस्ट्री 4.0 ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से वैश्विक विनिर्माण परिदृश्य को रूपांतरित कर रहा है। अभी तक कोई सवाल पूछा इसमें, कोई बोल रहा है अपन हाँ में हाँ भाई कर रहा है ये सब। इंडस्ट्री 4.0 के अवसरों का लाभ उठाने के लिए भारत की तैयारियां, भारत में इंडस्ट्री 4.0 रिवोल्यूशन क्यों हो सकता है, ठीक है, और चुनौतियां कौन सी है, ठीक है।
तो बहुत जेनेरिक से पॉइंट बनने हैं, ठीक है, कि भारत के अंदर इंडस्ट्री 4.0 आएगी तो उसमें चुनौतियां कौन सी हैं और अवसर और आने क्यों चाहिए, कैसे लिखोगे आप इस उत्तर को बताओ। नहीं ये मेरे को मत, वो तो सारे देखो मैंने आपको की दे रखी, वो तो सारे आपको मिल जाएंगे, आप लिखोगे कैसे, टेबल से। आई बात समझ, दोबारा रिपीट करता हूं, कैसे टेबल ऐसे बनेगा, इस साइड में तो आ जाएंगी अपॉर्चुनिटी, अवसर, और इस साइड में क्या आ जाएंगे, चैलेंज। ठीक है, जितने याद आ रहे हैं वो आप लिख डालो। ठीक है, तो अब कौन सी चीजें, जैसे सबसे पहले आपने लिख दिया भारत तैयारी क्यों है, भारत तैयार क्यों है, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में से एक है भाई, अच्छी बात है, हो सकता है इसके कारण अगर डिजिटल इकोनॉमी नहीं होगी तो क्या होगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। फिर क्या बोल रहा है, 2025 तक डिजिटल टेक्नोलॉजी का मैन्युफैक्चरिंग खर्च में कितना है, 40% हिस्सा होने की है। एसोचैम की रिपोर्ट क्या बोलती है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर 100 है तो उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का कितना होगा, 40% खर्चा होगा। तो 40% अगर खर्चा करेंगे, अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अपने आप 4.0 रिवोल्यूशन होगा। फिर क्या बोल रहा है, भारत का इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में जो इंडस्ट्री के अंदर ऑटोमेशन होता है, रोबोटिक्स वगैरह के अंदर जो पैसा खर्च किया जा रहा है, जैसे कि अपने आप मशीनें कोई ना कोई चीज बना रही है, आदमी की जरूरत नहीं है वहां पर, ठीक है, तो उसकी ग्रोथ रेट कितनी है, 14%। ठीक है, और 2-3 चुनौतियां हैं, ठीक, 2-3 तैयारी और चुनौतियां क्या क्या है, वो की वो जेनेरिक, कि पैसा पहले से कम है, ठीक है, एआई में पहले से लोग ट्रेंड नहीं है, साइबर सिक्योरिटी है, सारी चीजें अगर आप इस तरीके से करोगे साइबर सिक्योरिटी का हमेशा से जोखिम रहेगा। एमएसएमई की तैयारी कम है, क्योंकि क्या है कि जिनमें कई के पास डिजिटल क्षमताएं नहीं है, कि भारत में इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री कौन सी है, एमएसएमई। एमएसएमई के पास में वैसे ही पैसे नहीं है, तो डिजिटलाइजेशन की गुंजाइश नहीं है, डिजिटलाइजेशन जब होगा नहीं तो 4.0 इंडस्ट्री आएगी नहीं। आई बात समझ में, किस तरीके से डील करना, देख लोगे ये वाला सवाल। ये सवाल डायरेक्टली आ गया, ये देखो सीधा सवाल मैंने कहां से उठाया है, जो अपना सिलेबस का पॉइंट था वही है। क्या है, स्वतंत्रता के बाद भारत में अपनाई गई प्रमुख औद्योगिक नीति पहलों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये सिर्फ आलोचनात्मक परीक्षण की जगह मेरे को फीचर्स लिखना था, आप इसको आलोचनात्मक काट दीजिए, आप सिर्फ फीचर्स देखने हैं इसके अंदर। तो वो सारे के सारे फीचर्स जो मैंने आपको पहले बताए थे, 1948 की पॉलिसी में क्या है, 1956 की क्या है, जैसे षणमुखम शेट्टी मैंने आपको बता दिया था, और सार्वजनिक मिश्रित मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल था, 4 श्रेणियों में डिवाइड कर दिया गया था, वगैरह वगैरह चीजें। मेल नोबिस मॉडल के आधार पर जो है सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आए थे, जो आज तक का क्या माना जाता है, स्पाइन माना जाता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी का। ठीक है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी भी बोलते हैं। ठीक है, तो फिर ये भले मत याद करना। ठीक है, फिर अलग अलग सूचियां बनाई गई थी, अनुसूची ए के अंदर जो है 17 इंडस्ट्रीज थे, अनुसूची बी के अंदर जो है मिक्स वाले थे, राज्य का प्रभुत्व था लेकिन निजी भागीदारी भी थी, और अनुसूची सी जो है सबके लिए ओपन थी। ठीक है, फिर इसके अंदर और तो क्या है, एमआरटीपी एक्ट जो है मोनोपोलिस्टिक रेगुलेशन ऑफ ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये एक आगे इसका एक पार्ट था, जिसके अंदर क्या था कि अगर कोई इंडस्ट्री जैसे है वो अगर मोनोपोली क्रिएट कर लेती है तो वो क्या है, वो अच्छी बात नहीं है। तो सरकार क्या काम करेगी, उसकी मोनोपोली तोड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आज टेलीकॉम में किसकी मोनोपोली है, जियो की मोनोपोली है, लेकिन अगर 56 की पॉलिसी में जियो अगर होता तो ऐसी मोनोपोली नहीं क्रिएट कर पाता। ठीक है, तो ये सारी चीजें दे रखी है। फेरा एक्ट क्या है, फेरा एक्ट जो है विदेशी पूंजी से रिलेटेड फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो है वो बनाया गया है। ठीक है, भारत के अंदर फॉरेन पैसा, विदेशी मुद्रा जो कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी, इसका नियामक कौन होगा, केंद्र सरकार होगी। तो ये सारी चीजें औद्योगिक नीति के अंदर सिर्फ एक ही बात है, छोटे उद्योग जो है वो एस्टेब्लिश किए गए थे। फिर आ जाती है, ये भी छोड़ दो, फिर आ जाती है नई औद्योगिक नीति 1991। फर्स्ट वाले के अंदर एक फिगर याद करने को बोला था, षणमुखम शेट्टी। सेकंड वाले में कौन सा याद रखना है, पीसी महल नोबिस। 1991 के औद्योगिक जो सुधार हुए थे या औद्योगिक नीति थी वो कौन सा मॉडल था, राव मनमोहन मॉडल। ठीक है, राव का क्या मतलब है, नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव कौन थे, भारत के प्रधानमंत्री। और मनमोहन कौन थे, मनमोहन सिंह उस टाइम भारत के क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। आई बात समझ में, तो उन्होंने जो है मिक्स करके और जो है क्या बनाया था, एक प्लान बनाया गया था। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि भारत 1947 में पॉलिटिकली आजाद हुआ था, लेकिन इकोनॉमिकली आजाद, इकोनॉमिक दृष्टि आजाद कब हुआ, 1991 में हुआ था। ठीक है, तो इसके अंदर एलपीजी सुधार वगैरह किए गए थे, वो सारी चीजें अपन ने पढ़ ली, क्यों किए गए थे, क्या किए गए थे। कई बार ये भी सवाल पूछते हैं, यूपीएससी के अंदर पूछा हुआ है बहुत पहले, कि भारत के अंदर जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बोलते हैं, उदारीकरण जो है, ये इतना सफल नहीं हुआ जितना होना था, लेकिन चाइना वाला जो है वो सफल हो गया। चाइना वाले अपने वाले मॉडल को क्या बोलते हैं, राव मनमोहन मॉडल बोलते हैं। चाइना वालों को क्या बोलते हैं, डैंग रिफॉर्म्स। क्या बोलते हैं, डैंग रिफॉर्म्स। ठीक है, तो डैंग रिफॉर्म्स सफल क्यों हो गए भाई, आज देखो ना, 91 में ये कर दिए उन्होंने रिफॉर्म्स कब कर दिए, 78 में कर दिए। आज वो कहां पर है, अपन कहां पर है।
ठीक है, क्या कारण है बताओ? समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? चाइना के अंदर जो औद्योगिक सुधार किए गए थे, ठीक है, वो सुधार 1978 में किए गए थे। और कब किए गए थे? 1978 में। और किसने किए थे? डेंग ने किए थे। उनको बोलते हैं डेंग रिफॉर्म्स। भारत के सुधार हुए 1991 में, ठीक है। लेकिन आज देखो भारत कौन से लेवल पे और चाइना कौन से लेवल पे, क्या कारण है? ठीक है, सही बात है कि भारत जो है लिबरल डेमोक्रेसी है, और वो क्या क्या है वहां पे? कम्युनिस्ट रूल है, ठीक है। वहां पर आप जो है अपोजिशन ज्यादा नहीं कर सकते। और बताओ, आपने एक पॉइंट बोला था कि भारत के अंदर जो सुधार किए गए थे वो क्या थे? वेस्टर्न प्रेशर से हुए थे। वॉशिंगटन कंसेंसस बोलते हैं उसको, ठीक है। उन्होंने जो है क्या किया, जिस चीज की जरूरत थी उसी में उन्होंने रिफॉर्म्स करवाए। उनको रिफॉर्म्स की आवश्यकता किसमें थी? सर्विस सेक्टर में थी। तो भारत में कौन सा सेक्टर बूम हुआ? सर्विस सेक्टर बूम हुआ। लेकिन सर्विस सेक्टर में ज्यादा जनसंख्या इन्वॉल्व नहीं थी। ज्यादा भारत की जनसंख्या किसमें थी इन्वॉल्व? एग्रीकल्चर के अंदर। तो भारत में की जो नेचुरल प्रोग्रेस है वो कौन सी होनी चाहिए थी? एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में जाना था। लेकिन हम किसकी तरफ गए? एग्रीकल्चर से डायरेक्ट सर्विस सेक्टर में। चाइना का जो है वो बाहरी दबाव के कारण नहीं हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने किसके ऊपर जोर दिया? एग्रीकल्चर से सीधा किस पे? इंडस्ट्री पे जाओ। और आज देखो भारत की इंडस्ट्री किस लेवल पे और चाइना की इंडस्ट्री किस लेवल पे। तो आपको मोटा मोटा दिमाग में होना चाहिए कि क्या क्या चीजें आ रही बात समझ। तो ये देख लोगे आप क्या क्या है इसके 1991 की रिफॉर्म्स वगैरह अपनी की में देख लेना। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1991 के रिफॉर्म्स के बाद में आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है 5 में, एलपीजी 2.0 क्या है? ये एलपीजी 2.0, ठीक है। तो जितने नए रिफॉर्म्स हो रहे हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड, गति शक्ति फलाना मोनेटाइजेशन पाइपलाइन वगैरह, वो सारे इसका पार्ट। ये वाला 1991 के बाद के औद्योगिक सुधार है। सॉरी तेज बोलो, आवाज नहीं आ रही। हाँ, आई बात समझ में? ये देखो सारे कि लॉजिस्टिक कोर्स के लिए उद्योग 4.0 रोबोटिक वगैरह, ये सारी डिजिटल इंडिया वगैरह। करें सवाल को अनलॉक करें, क्या सवाल बोल रहा है? 1991 के आर्थिक सुधारों ने भारत के विकास पथ में एक निर्णायक मोड़ का काम किया। हाँ भाई किया। कोई सवाल पूछा इसने? नहीं पूछा। उन परिस्थितियों पर चर्चा कीजिए, चर्चा करने जिनके कारण उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सुधारों को अपनाया गया। कुछ पूछ रहा है? पूछ रहा है, एक सवाल बनता है तो नंबर 1 लगा दो। क्या पूछ रहा है? कारण पूछ रहा है। पहला, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इनके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। ये 2 पूछ रहे हैं। कारण परिणाम, परिणाम भी क्या है? सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। अपन सर सब डिस्कस कर चुके हैं क्या क्या क्यों क्यों हुआ था एलपीजी। नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट क्या आते हैं? नेगेटिव इफेक्ट में मैंने आपको बताया था जॉबलेस ग्रोथ वगैरह हो गई, रीजनल डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा हो गई, इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, गरीब और अमीर के अंदर जो खाई जो है बहुत ज्यादा बड़ी हो गई। आई बात समझ में? तो ये सारी चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं क्लास में पहले ही। ये देखो क्यों हुआ था, बीओपी क्राइसिस था, भुगतान संतुलन का। क्यों था कि 1.2 बिलियन ही भारत के पास में फॉरेन एक्सचेंज रह गया था। हाई फिस्कल डेफिसिट की बात की थी अपन ने, राजकोषीय घाटा। बाहरी ऋण जो है जीडीपी कितना हो गया था? 28% हो गया था। राजनीतिक अस्थिरता की बात की थी अपन ने, कितने साल में? 1.5 साल में कितने प्रधानमंत्री बने भारत में? अंतरराष्ट्रीय कारक क्या था? और आईएमएफ विश्व बैंक का दबाव, यही पढ़े थे। इसी तरीके से आपको हो जाएगा ये वाला, इसी तरीके से लिखोगे। अब एलपीजी सुधारों के लाभ क्या क्या है? हाई ग्रोथ रेट हुई, यहां पर हुई है, ठीक है। हिंदू ग्रोथ रेट से कितनी हो गई? 6.8 हो गई, ठीक है। पर कैपिटा इनकम, भाई सबकी आमदनी तो बड़ी ही बड़ी है, पर कैपिटा इनकम बड़ी है। एफडीआई, भारत में विदेशी निवेश आना स्टार्ट हो गया। भारत में आईटी क्षेत्र जो है वो बूम करता है, ठीक है। और अपने पास में क्या, कंज्यूमर के पास में क्या, बहुत ज्यादा क्या है, ऑप्शंस अवेलेबल है। पहले क्या होता था 1991 से पहले, अगर आपको कार लेनी तो आपको कौन सी 2-3 कार ही मिलेगी, या तो फिएट की पद्मिनी प्रीमियर मिलेगी, या आपको कौन सी मिलेगी, एम्बेसडर गाड़ी मिलेगी, ठीक है। लेकिन आज देखो आप गाड़ी लेने के लिए जो आपके पास में क्या है, ऑप्शन ही ऑप्शन है। फिर क्या है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, ये सारी चीजें बन गई। अब नेगेटिव इफेक्ट की बातें करें, एक तो क्या है, एक्सटर्नली इंपोज्ड रिफॉर्म्स है, स्वतः प्रेरित नहीं है, सबसे बड़ा तो फैक्टर यही है। फिर क्या है, जॉबलेस ग्रोथ है ये। फिर जो है इनकम इनक्वालिटी बहुत बढ़ गई। आपने देखा होगा कि 1990 से पहले जो है लोगों में इतना ज्यादा जो है इनकम गैप नहीं होता था। सभी लोगों के पास में क्या, थोड़ा थोड़ा धन होता था, ठीक है। तो गैप नहीं था, जिसके पास में हैव्स और हैव नॉट के बीच में गैप नहीं था। आज जो है इनकम डिस्पैरिटी जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। फिर जो है क्या है, कृषि और एमएसएमई को जो है एलपीजी रिफॉर्म्स को टारगेट उसने किसको किया?
सर्विस सेक्टर को, सेवा क्षेत्र को किया, लेकिन किसको इग्नोर कर दिया? एग्रीकल्चर को और इंडस्ट्री को। आई बात समझ में? तो ये सारी चीजें देखनी है। बाकी ये देख लेना क्या क्या चीजें, सांस्कृतिक और सामाजिक चिंताएं भले ये तो रहने ही देना। अब बताओ, एमएसएमई की बात कर ली थी अपन ने। क्या सवाल पूछ रहा है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्या है? सवाल पूछा इसने, कुछ पूछा है तो आपको क्या होनी चाहिए? डेफिनेशन पता होनी चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके योगदान का परीक्षण कीजिए। क्लियर ऑल नोटिफिकेशन। अब अच्छा, स्क्रीन को टच करना उसे, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके योगदान का परीक्षण कीजिए। तो पहला तो क्या हो गया? डेफिनेशन लिखनी है, ये एक सवाल पूछा है। सेकंड क्या पूछा? अर्थव्यवस्था में उनका योगदान यानी कॉन्ट्रीब्यूशन पूछना है। फिर जो है भारत सरकार कौन सी स्कीम्स चला रही, 3 पार्ट में ये सवाल। आपको यहां लिखना 1, यहां लिखना है 2, यहां लिखना है 3। अब बताओ, ये अपने पहले डिस्कस कर चुके हैं वैसे ही। ये तो है एमएसएमई की डेफिनेशन। एमएसएमई की डेफिनेशन जो है थोड़े थोड़े सालों में चेंज होती रहती है। तो माइक्रो किसको बोलेंगे? इंडस्ट्री जिसमें इन्वेस्टमेंट कितने तक का हो? 2.5 करोड़ तक का हो, और टर्नओवर उसका कितना हो? क्या हो गया भाई? हाँ, माइक्रो में कितना होना चाहिए इन्वेस्टमेंट? 2.5 का होना चाहिए। और टर्नओवर कितने का होना चाहिए? स्मॉल का कितना होना चाहिए इन्वेस्टमेंट? 25। और टर्नओवर कितना होना चाहिए? 100। और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, मीडियम का कितना होना चाहिए? 125 करोड़ होना चाहिए, और यहां पर 500 करोड़ होना चाहिए। ये आप इसमें, हाँ पूछो। ऐसे ही बनाना है, बिल्कुल ऐसे ही बनाना, कुछ नहीं समझाना, ठीक है। जो पूछ रहे हैं, जो डेफिनेशन पता चल गई, ठीक है। एमएसएमई की परिभाषा ऊपर लिख दो, श्रेणी लिख दो। इसमें बताओ क्या चीज की कमी है? आप कैसे लिखते? कोई है आपके पास में और आइडिया? लिंग्विस्टिक फॉर्म में? नहीं नहीं, ऐसे ऐसे लिखा आपने? ये सारे सवाल मैंने, मेरे जितनी लिमिटेड मेरी अंडरस्टैंडिंग है, पीवाईक्यू को ध्यान में रख के, बजट को ध्यान में रख के, भाई ऐसे ही लिखा होगा, ऐसे ही नंबर आने हैं भाई। जो जो मैं बता रहा हूँ वो ट्राइड एंड टेस्टेड हैक्स है। कोई ऐसी बात नहीं है मैं लफ्फेबाजी ज्यादा कर रहा हूँ, ऐसे कर, और मैं ज्यादा ज्ञान भी नहीं दे रहा हूँ ना, तो मेरे पास में ज्ञान है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, मेरे लिए ये चीज काम आई है। बिल्कुल नहीं ऐसे लिखे, ठीक है। एमएसएमई का महत्व क्या अपन बात कर चुके हैं। 11 करोड़ लोगों को रोजगार देता है, 6.5 करोड़ यूनिट है। जीवीए का कितना? 40% है। भारत की कुल निर्यात का 45% है। समझ में तो आ रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ? ये समझाना पड़ेगा, ठीक है। जीडीपी में कितना? 30% कॉन्ट्रीब्यूशन है। रूरल डेवलपमेंट में काम करता है, सोशल इंक्लूजन भी करता है, ये सारी चीजें। फिर चुनौतियां कौन सी है? 90% जो इंडस्ट्री एमएसएमई जो है उनको वित्त जो मिलता है वो फॉर्मल चैनल से नहीं मिलता है। कहां से लेके आते हैं? बैंक से नहीं मिलता उनको। कहां से? ऐसे इनफॉर्मल चैनल से मिलता है, ठीक है। स्किल नहीं है। 4% ही अपन ने इसकी दोबारा देखो, आप है ना एक सर्टेन लेवल की तैयारी करोगे ना, तब आपके पास में फैक्ट और डाटा ठीक ठाक इतना हो जाएगा कि उसी से ही आप पेपर दे पाओगे। हार्डली जो आप डाटा, अभी आपको लग रहा होगा ना कि इतना कैसे डाटा याद करेंगे, ये हार्डली 50-60 डाटा है इकोनॉमिक्स, बस वो आगे पीछे करना। कोई भी सवाल आएगा ये कि ये डाटा काम में आएगा। जैसे अभी तक आप अपने पेपर में ये वाला डाटा अपन ने 3 बार देख लिया है। 4% कार्यबल ही औपचारिक रूप से कुशल है। ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा अपन ने? बार बार ये यूज होगा, ठीक है। फिर जो है इनफॉर्मल है, बोनापन ड्वार्फिज्म की चैलेंज अपने देख लिया था, ठीक है। समझ में आ गया था ड्वार्फिज्म वाला क्या था? कंपनियां लंबे समय तक छोटी बनी रहती है, ठीक है। फिर सीमित पहुंच है, बुनियादी ढांचा वगैरह कम है, ये सारी चीजें। फिर सरकारी पहले देख लेना, वित्त के लिए कौन सा है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है आप बताओ? बैंक, हाँ, बैंक ने कुछ 8-9 ऐसे सेक्टर आइडेंटिफाई कर रखे हैं, ठीक है। उनको क्या बोल रखे हैं? नाम से पता पड़ रहा है कि प्रायोरिटी देनी चाहिए, ठीक है। देखो, भारत में बैंक्स थे। बैंक्स पहले क्या थे? प्राइवेटली ओन्ड थे, बड़े बड़े हाउसेस थे। फिर 1969 में इनका क्या कर दिया गया था?
राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो राष्ट्रीयकरण से क्या हुआ, जो पहले क्लास बैंकिंग होती थी उससे क्या हो गया, मास बैंकिंग। यानी बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले बैंक किन के लिए होते थे, बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए होते थे, उद्यमियों के लिए होते थे। आपके और मेरे जैसे साधारण लोग जो है बैंकों से कोई लाभ नहीं ले सकते। 1969 में और एक बार आगे 90s के अंदर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तब बैंक जो है क्लास बैंकिंग यानी सर्टेन क्लास को बेनिफिट नहीं देंगे, वो सब मासेज को बेनिफिट देंगे। ठीक है, तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग एक तरीके की स्कीम है जिसमें बैंकों को यह बोला जाता है कि आप जितना भी लोन देते हो उसमें से 40% किसको दोगे, ऐसे लोगों को या ऐसी श्रेणी के लोगों को या ऐसे उद्यमों को देंगे जो क्या है प्रायोरिटी वाइज डिफाइन किए गए हैं। जैसे शिक्षा से संबंधित अगर किसी को लोन लेना है तो प्रायोरिटी में आएगा, एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित लोन होगा तो पीएसएल के अंदर आएगा। तो वैसे ही एमएसएमई से रिलेटेड लोन किसमें आएगा, पीएसएल के अंदर आएगा। तो सरकार ने वित्त की इनके लिए सुविधा कर दी। तो सबसे पहले जो है अपन क्या देख रहे थे, वित्त वाला देख रहे थे, तो वित्त हो गया। मुद्रा योजना के बारे में अपन ने बात कर ली है। मुद्रा योजना एमएसएमई के लिए चलाई गई थी। उसके अंदर 3 तरीके के लोन होते हैं, तरुण होता है, किशोर होता है और शिशु ऋण होता है? अब 4 हो गए, कौन सा और कौन सा बढ़ा, तरुण प्लस बढ़ा दिया है, तो ये आप उसमें नोट कर लेना। ठीक है, फंड ऑफ फंड वगैरह बनाए गए हैं। तो इसमें जो है आगे सिर्फ स्कीम्स के बारे में लिखा गया है। आपको एमएसएमई से रिलेटेड एटलीस्ट 10 स्कीमों के बारे में पता होना चाहिए, फिंगर टिप्स में होनी चाहिए, और कुछ बड़ी बड़ी जो स्कीम्स हैं उनके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। आई बात समझ में? तो सबसे पहले अपन ने देख लिया था किसके बारे में, फाइनेंस के बारे में। फिर किसके बारे में देख रहे हैं, स्किल के बारे में। स्किल के बारे में क्यों देख रहे हैं, क्योंकि अपन ने वही फैक्ट वापस अपन रीइंफोर्स कर रहे हैं कि 4% लोगों ही क्या है, फॉर्मली ट्रेंड है। तो स्किल इंडिया मिशन चलाया गया है, ठीक है, और उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम चलाया गया। फिर जो है भारत के अंदर जो एमएसएमई जो है वो फॉर्मल रूप से रजिस्टर्ड नहीं है। जैसे कोई घर में जो है पापड़ का उद्योग चलाता है कि नहीं चलाता, ठीक है, लेकिन उसने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है। ठीक है, जैसे आपने लिज्जत पापड़ का नाम सुना होगा, सुना है? लिज्जत पापड़ बहुत बड़ा एक एमएसएमई उद्योग है, स्मॉल इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग है। वो आगे पढ़ेंगे अपन, प्रधानमंत्री कौशल योजना वगैरह सारी योजनाएं है। ठीक है, तो स्कीम्स, डाटा, फैक्ट वगैरह बहुत लिमिटेड है, आपके ऊपर निर्भर करेगा आप कैसे यूज करोगे। फिर औपचारिकरण के लिए क्या क्या कर रखा है, ठीक है, और डिजिटलीकरण के लिए क्या क्या है, उनकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए कौन से कौन, जीरो फैक्ट, जीरो डिफेक्ट, इस तरीके की स्कीम्स वगैरह आपको ऑन टिप्स पे याद होनी चाहिए। पहले जब 2 नंबर के सवाल जब पूछे जाते थे तब इस तरीके के सीधा सीधा ये पूछ लिया जाता था कि समाधान क्या है, एस्पायर क्या है। अब उसकी जरूरत नहीं है, अब क्योंकि 2 नंबर का सवाल बनता नहीं है, 5 नंबर में ये सवाल पूछा नहीं जाने वाला है, तो आपको मोटा मोटा स्कीम्स का बताऊं। आई बात समझ में? यही सवाल इस बार पूछा गया। तो विसर्जित करें आज की क्लास को। ठीक है, कोई और डाउट हो तो पूछो। आया पढ़ाया हुआ, आया समझ में, आ रहा है समझ में? तो कल का कैसे पढ़ना है, कल कौन सी आपकी यूनिट का होगा टेस्ट? कल देखो आपको सर्विस सेक्टर पढ़ना है, तो नोट्स में से पढ़ना है। जैसे मैंने नोट्स बताए हैं, पहले पढ़ना है नोट्स को जो यहां से दिए जा रहे हैं, फिर उन नोट्स को क्या बनाना है, शॉर्ट करना है। शॉर्ट कर दोगे, और कैसे शॉर्ट करना है जैसे मैंने आज बताया था, पहले लिखना है, 2 लाइनें लगानी है, ठीक है, टॉपिक, सब टॉपिक, फिर उनकी छोटी छोटी डिटेल, और वो रटना है सुबह उठते। दिन में कोशिश किया करो कि 3-4 बार उसको अपनी आंखों से निकालो। अगर आपके साथ में आपको लगता है कि कोई आपका मित्र है जो अच्छी तैयारी कर रहा है तो उसको सुना दो कि इंडस्ट्री का एक बार वैसे सुन लो, और फिर उससे भी सुनवा लो कि तू भी सुना दे। ठीक है, कि हाँ पहले ये सब टॉपिक था, उस सब टॉपिक में ये दे रखा था, फिर ये दे रखा था, इस तरीके से। और लास्ट में जब करंट अफेयर वगैरह करेंगे तब साल भर के करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट स्कीम्स वगैरह उसी में अटका देंगे और खेल खत्म। आई बात समझ? ठीक है, थैंक यू, कल मिलते हैं।